सर जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ब्लैंकेट से कंबल से बाहर निकल जाओ, ठीक है? बैठ के टेबल चेयर पे क्लास करिए, ये नहीं कि अभी सुबह उठे नहीं है, ब्रश नहीं किए, बस मोबाइल ऑन कर लिए। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लाइट कम है क्लास में, कुछ कुछ नहीं चल रहा है क्या? लाइट इधर कुछ कब दिख रही है? जलाओ। और भी सारी जल गई। इधर ये मोहित, ये सब जलाओ, इधर का सब जला दो यार, पसीना होने लगा। चलिए देखिए, सिस्टम लिखा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम लिखा है, तो सिस्टम मींस बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में अगर कहीं भी लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन, यानी अंगों का ऐसा समूह जो समान प्रकार के कार्य करता है। तो यहाँ भी हम कुछ ऑर्गन्स के बारे में, कुछ अंगों के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, और उसके कार्य के फंक्शन के बारे में भी जानेंगे जो समान प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं, कार्य देखते हैं कि वो कौन सा कार्य है जो ये लोग करते हैं। और वो कार्य क्या है? सामने लिखा हुआ है, वो कार्य है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। नाम सुना हुआ है ना, सभी लोग सुने होंगे पहले भी। तो अगर पूछा जाए कि सामान्य सिंपल वर्ड्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, उत्सर्जन से आप समझते क्या है? ठीक, यानी शरीर से, आसान भाषा में कहें, अभी लिखते हैं हम लोग, आसान भाषा में कहें तो शरीर से बिना काम की चीजों को बाहर निकालना। अब हमें समझना यह है कि हम चुन चुन के वही चीज इंटेक करते हैं जो हमारे काम की होती है। खाते हम वही सारी चीज है जो हमारे काम की होती है। कोई कहे लो बेटा भूसा खा लो, तो बिना काम की चीज खाओगे? नहीं खाओगे। तो जब हम चुन चुन के सेलेक्ट करके वही चीज खाते हैं जो हमारे काम की है, तो शरीर में फिर बिना काम की चीज आई कहां से? सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब हम चुन चुन के वही चीज खाते हैं जो हमारे काम की है, तो फिर बिना काम की चीज शरीर में आई कहां से? कहां से आती है? डाइजेशन के प्रोसेस से। यानी हमारे शरीर में होता क्या है बेसिकली, कि जो हम इनटेक करते हैं, जो चीजें हम खाते हैं, बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं होती। हमारी बॉडी हमेशा किसी चीज को यूनिट के रूप में लेती है, इकाई के रूप में लेती है, और कोई भी चीज यूनिट के रूप में इस नेचर में, इस प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमें बेसिकली चाहिए होता है ग्लूकोज, तो नेचर में ग्लूकोज यूनिट के रूप में नहीं होता, वो किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में होता है। हमारी बॉडी को चाहिए होता है क्या? अमीनो एसिड। तो नेचर में अमीनो एसिड नहीं होता है, नेचर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी को चाहिए फैटी एसिड, तो हमारे नेचर में फैटी एसिड नहीं है, बेसिक नेचर में क्या है? फैट। तो बेसिकली हम अपने न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को, नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस बाहर से लेते हैं। वो जो सब्सटेंसेस बाहर से लेते हैं, उसे यूजफुल बनाने के लिए उसमें कुछ तोड़ जोड़ करना पड़ता है। उसको तोड़ना पड़ता है, कभी कभी तोड़ के फिर से जोड़ भी लेती है हमारी बॉडी को। तो उस तोड़ जोड़ के पश्चात जो भी यूजेबल थिंग हमारी बॉडी में बनती है, हमारी बॉडी यूज कर लेती है। बट कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, कुछ सह उत्पाद भी बन जाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट, जिनकी जरूरत, जिनकी नीड हमारी बॉडी को नहीं है। तो उन बिना काम की चीजों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। मैंने कहा कि शरीर उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उपयोगी रूप में बदलने के लिए तोड़ जोड़ करती है।
तो बेसिकली उस तोड़ जोड़ का भी नाम होता है, उस तोड़ जोड़ को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, हिंदी में कहते हैं उपापचय, और उस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। यानी इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो यूजलेस सब्सटेंस बाई प्रोडक्ट के रूप में बना है, जो बिना काम की चीज बनी है, उसे उसका रिमूवल ही, शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, समझते रहिएगा, फिर हम लिखवाएंगे अभी, ठीक है? लिखने की कोशिश जल्दी जल्दी मत करिएगा कि सब लिख लें। हिंदी में कहते हैं उपापचय। कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसी को दूसरे हिंदी में लिखा जाता है चपाचपय। देखेंगे, हो सकता है आपके घटना चक्र में मिले या बहुत सारी किताबों में मिलता है, सेम थिंग है, उसको वही है, उसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर दोगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो उपापचय मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, इसके दो स्टेज होते हैं, दो स्टेप में ये पूरा होता है। कौन कौन सा स्टेप होता है? मेनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म। उपचय प्लस अपचय इज इक्वल टू उपापचय। अब एक इसमें तोड़ की प्रक्रिया है और एक जोड़ की प्रक्रिया। आसान भाषा में कहें तो इसको कहते हैं, ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बिगर यूनिट बाय कंबाइनिंग स्मॉलर वंस। यानी छोटी छोटी इकाइयों का आपस में जुड़कर बड़ी इकाई में बदलना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म कहलाता है। वैसे ही एनाबोलिज्म कहलाता है। कैटाबोलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर वंस। यानी बड़ी इकाई का छोटी छोटी इकाइयों में जो टूटना है वो कहलाता है अपचय या कैटाबोलिज्म। समझिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने खाया एग्जाम्पल समझते हैं, आपने खाया रोटी चपाती, तो मैंने कहा अभी रोटी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को नहीं है। रिक्वायरमेंट किसकी है? ग्लूकोज की। मुझे ही गर्मी लग रही है, आप लोगों को नहीं लग रही है? कहाँ से आते हैं आप लोग भाई? जब रोटी तोड़ी, आप देखिए रोटी क्या है? बिगर यूनिट है। बिगर यूनिट जब छोटी यूनिट में टूटेगी तो ये क्या होगा? इसमें से निकलेगा कार्ब्स। कार्ब्स मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरी चीज निकलेगी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है रोटी यानी गेहूं में? ग्लूटीन। तो चूंकि ये प्रोटीन का रिच सोर्स नहीं है, इसलिए प्रोटीन को हम छोड़ के कार्ब्स में देखते हैं। कार्ब्स में इसमें क्या है? दो चीजें निकलेंगी। एक होगा इसमें सेलुलोज होगा, दूसरी होगी शुगर। फिर शुगर माल्टोज होगा ना, ग्रेन्स में माल्टोज पाया जाता है। फिर ये शुगर टूटेगा और बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज भी बाय डिफॉल्ट अगर टूट जाए, ग्लूकोज तो वैसे यूज कर लिया जाएगा, मान लीजिए टूटने के क्रम में ये भी टूट गया, तो किसमें बदला? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी ये बड़ी यूनिट उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी जो नहीं। अब ये देखिए, ये नहीं पचा, ये शरीर क्या करेगा? इसे बाहर करेगा। जैसे आप दाल खाए, चलिए दाल समझते हैं। दाल खाया तो दाल जब टूटना शुरू करेगा, बड़ी यूनिट है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में टूटेगी। फिर ये भी दो में जाएगा, कौन सा? सेलुलोज और माल्टोज।
मैंने बताया था ना, कोई भी अनाज तभी तक खाते हैं जब तक उसमें क्या है, मीठापन होता है, माल्टोज सही सलामत होता है। क्योंकि हम बेसिकली दाल को कार्बोहाइड्रेट के पर्पज से नहीं खाते हैं इसके, तो प्रोटीन टूटेगी किसमें, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड बॉडी यूज कर लेगा, नहीं यूज कर पाया तो बाय डिफॉल्ट ये भी टूटेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी बड़ी इकाई छोटी छोटी इकाई में, बड़ी यूनिट छोटी छोटी यूनिट में टूट रही है, तो इसी टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म या उपचय। एनाबोलिज्म भी होता है। मान लीजिए यहां टूटा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना लिया CO2, यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना लिया H2O, यही कार्बन कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बना लिया अमोनिया। हम बैलेंस नहीं कर रहे, क्या क्या जुड़ के क्या बनाता है ये समझिए। यही इसमें फिर कार्बन मिल गया, तो ये क्या बनेगा, NH2CO NH2, ये क्या हो गया, यूरिया। यानी देखो, छोटी छोटी इकाई मिलके बड़ी इकाई, छोटी छोटी इकाई मिलके बड़ी इकाई, ये उससे बड़ी और इसमें फिर मिल गई और इकाई, तो क्या हो गई, ये सबसे बड़ी। तो इसी तोड़ जोड़ की प्रक्रिया, अब इसकी जरूरत नहीं होती है, बॉडी निकाल देता है, इसी निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। ये जरूरत है तो यूज कर लिया, नहीं तो पसीना और यूरिन के थ्रू इसे भी निकाल देते हैं। इसे क्या है, ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, तो तुरंत इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, और यूरिया को फिर क्या करता है, शरीर बाहर निकाल दिया जाता है। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो भी यूजलेस प्रोडक्ट बनता है, बिना काम की चीज बनती है, उस बिना काम की चीज को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। लिखेगा, it is the process of it is the process of elimination of it is the process of elimination of metabolic waste substances. It is the process of elimination of metabolic waste substances outside from body is known as excretion. उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पन्न वर्ज्य पदार्थों को, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न वर्ज्य, व आधा ज य के ऊपर र, वर्ज्य मतलब बिना काम की चीज, वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। ठीक, फिर अब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए मैंने सारा लिख के समझाया है, इसी को फटाफट कॉपी पेस्ट करिए, तुरंत समझाओगे ना, कि फिर आपने लिखा कि उपापचयी क्रिया, तो फिर उपापचय क्या होता है नीचे समझाना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में तो मैंने सारा लिख ही दिया है। लिखेगा हिंदी वाले, उपचय में इतना तो समझ, देख के समझ भी रहे होंगे कि छोटी छोटी इकाइयों का आपस में जुड़कर बड़ी इकाई में बदलना उपचय, और बड़ी इकाई का छोटी इकाई में टूटना अपचय। देख के लिख डालिए फटाफट। ऐसे ही बना लो जैसे बनाए, ज्यादा बेटर।
बस लिखते समय एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लिखोगे आप, पढ़ना होगा दूसरे को। मेंस में आप लिखोगे तो दूसरा ही पढ़ेगा ना, तो ये ध्यान रखिए कि किसी को पढ़ना भी है। यानी डॉक्टर वाली लैंग्वेज में मत लिख दीजिएगा कि आप पढ़ें, या तो फिर मेडिकल स्टोर वाला होता है ना डॉक्टर का लिखा, या तो डॉक्टर पढ़ता है या तो मेडिकल स्टोर वाला। ओह, बड़ी इकाई में बनना नहीं बदलना लिखना होगा। अब जितना दिख रहा है उतना लिख के पेन रोक दिए। अरे कुछ अपने से भी काम चलेगा। तोड़िए, प्रोटीन को तोड़िए, या अमोनिया बनाइए और अमोनिया से यूरिया बनाइए। नीचे कर दें, थोड़ा पेज अप कर दें, ऊपर कर दें। जितना ज्यादा पहनोगे और जितना ज्यादा फील करोगे उतना ठंडी लगेगी। कुछ लोग कांप रहे हैं लिखते हुए भी। इमेजिन करो ना, मई जून का महीना है, देखो मुझे पसीना होने लगा, क्यों? मैं बहुत ज्यादा कपड़ा थोड़ी पहना हूं। हो गया? तो कुछ बोलिए। इतनी भी ठंडी नहीं है, आप लोगों को देख के ठंडी फील हो रही कि हो रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हेडिंग डालिए, ह्यूमंस एक्सक्रेटरी ऑर्गन। मानव के उत्सर्जी अंग। ह्यूमंस एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मानव के उत्सर्जी अंग। कौन कौन से हैं सब इकट्ठे लिखिए, फिर एक एक करके डिटेल करते हैं। किडनी को वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं। ये 5 एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है? ह्यूमन बीइंग के हैं। कभी कभी इसी में से 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का
मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इन चार में अगर कोई चार, इन पांच में से कोई चार ऑप्शन में दे और पूछे कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो वो कौन सा है? हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग।